हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम किर्चॉफ्स लॉ स्टडी करेंगे। पिछले जो वीडियो थे उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं और साथ ही रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उसकी भी हम बातचीत कर चुके हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं किर्चॉफ्स लॉज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें किर्चॉफ्स लॉज की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं, समटाइम्स क्या है, हमारे पास नॉर्मल कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सीरीज है या पैरेलल है और वहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करके और उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट कई बार हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। अगर हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जिसमें सीरीज और पैरेलल के फार्मूले से कैलकुलेट करना इजी ना हो, तब हम किर्चॉफ्स लॉज को यूज करते हैं। चलिए डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ। दो लॉज हैं। साइंटिस्ट किर्चॉफ ने हमें दोनों लॉ दिए। फर्स्ट लॉ, इसको हम और बोल सकते हैं जंक्शन रूल, कई बार इसे बोला जाता है किर्चॉफ्स करंट लॉ, शॉर्टली बोलते हैं केसीएल। सिमिलरली इसे हम सेकंड लॉ कहते हैं, किर्चॉफ्स लूप रूल कहते हैं, या फिर इसे हम शॉर्टली बोल सकते हैं केवीएल, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ के ऊपर अगर हम चलें तो ये लॉ क्या कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जनरली मान लीजिए कि मैंने आपके पास यहाँ पर एक बैटरी को लिया और एक बैटरी से हम दो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। अगर हम यहाँ दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, सपोज करिए कि यहाँ से कुछ करंट आई जो है वो फ्लो करता है। आई करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। सपोज दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए पर करंट आई पहुंचा तो जो पहला रेजिस्टेंस है R1, मान लीजिए कि इसमें से कुछ करंट I1 इधर चला गया ऊपर की तरफ और कुछ करंट I2 जो है वो चला गया नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट ए है इसे हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पर दो से ज्यादा वायर्स का कनेक्शन हो या दो से ज्यादा रास्ते हो करंट के लिए। तो यहाँ पर करंट एंटर कितना हो रहा है? आई करंट एंटर हो रहा है और करंट लीव कितना हो रहा है? I1 प्लस I2। कितना टोटल करंट जंक्शन ए को छोड़कर जा रहे हो? आई करंट उसमें एंटर कर रहा है। तो किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितना करंट किसी जंक्शन में एंटर करेगा वो बराबर होगा करंट जो कि लीव करेगा जंक्शन से। यानी algebraic sum of current entering to the junction will be equal to algebraic sum of current leaving the junction। तो ये हमारे पास है किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। अब इसी से हम एक ये भी बता सकते हैं कि जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से I2 कितना होगा? तो I2 बराबर हो जाएगा I माइनस I1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज यहाँ से कुछ करंट I आया, इसमें से कुछ करंट I1 इस ब्रांच से चला गया, तो इस ब्रांच में कितना बचा? I माइनस I1, क्योंकि I टोटल था और बच गया हमारे पास I माइनस I1। एक्चुअली दिस इज नथिंग एल्स देन किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। सिमिलरली ये जो करंट I1 है यहाँ तक पहुँचता है पॉइंट B पर, I2 भी पॉइंट B पर पहुँचता है। तो ये I1 और I2 दोनों एंटर हो रहे हैं B में और लीव हो रहा है कुछ तीसरा करंट I3। तो जो I3 है वो I1 और I2 के बराबर होगा, यानी एक्चुअली वो नथिंग एल्स देन I। तो यहाँ पर कितना करंट एंटर हो रहा है, कितना लीव हो रहा है, हमें ये देखना है किसी भी जंक्शन के लिए और उन दोनों को बराबर पुट कर देना है। वो है किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ये लॉ हमें बहुत सारे सर्किट को सोल्व करने में काम आएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल करंट एंटरिंग will be the total current entering to a junction will be equal to the total current leaving the junction। और जब हम बात करते हैं टोटल करंट की तब हमें चाहिए एल्जेब्रिक सम, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के लिए टोटल करने के लिए हमें चाहिए एल्जेब्रिक सम। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल या सेकंड लॉ की, जिसे हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या फिर लूप रूल बोलते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ और उस सर्किट को ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि व्हाट इज किर्चॉफ्स सेकंड रूल। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर दो अलग अलग डायग्राम देख पा रहे हैं। ये दोनों ही मैंने किर्चॉफ्स सेकंड लॉ को समझाने के लिए बनाए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किर्चॉफ्स सेकंड लॉ कहता क्या है। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को अगर मैं शॉर्टली बोलना चाहूँ तो समेशन I इज इक्वल टू 0, आप ऐसा कह सकते हैं फॉर एनी लूप। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा I एंटरिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा I लीविंग ए जंक्शन। कितना करंट एंटर हो रहा है उन सबका सम
बराबर होगा कितना करंट लीव कर रहा है जंक्शन को, उन सबका सम। चलिए बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ हमें ये कहता है कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप, अगर आप कोई एक क्लोज्ड लूप लेते हैं तो उसमें सिग्मा ईएमएफ बराबर 0 हो जाता है। सिग्मा ईएमएफ यानी जितने भी पोटेंशियल्स वहां पर हमने चाहे वो सप्लाई के लिए ईएमएफ दे रखा हो या फिर वो ईएमएफ यूज हो रहा हो, उन सब का जब हम सम करते हैं तो वो 0 होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक क्लोज्ड लूप हमने लिया, उसमें कोई एक या एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, जैसे कि सेल या बैटरी। तो सेल या बैटरी क्या करेंगे, हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई देंगे। साथ ही उसी सर्किट में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करेंगे। जैसे कि इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है जो कि ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, लेकिन दो कंपोनेंट R1 और R2 यहाँ पर ऐसे हैं जो कि उस ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर रहे हैं। तो सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितना ईएमएफ का सोर्स आपने सप्लाई दिया है उतना ही पूरे लूप के अंदर यूज हो जाएगा, यानी कोई एडिशनल ईएमएफ वहां अलग से नहीं होगा। या फिर बेटर है हम ये कहें कि यहां पर सभी ईएमएफ देखिए कितने हैं और उन सब का सम कर दीजिए 0। सभी ईएमएफ या सभी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग है? मेरा मीनिंग ये है कि ये जो बैटरी है यहां से कुछ करंट आ ही जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है तो पूरे सभी कंपोनेंट्स में से आई करंट फ्लो होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सपोज मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहां पर एक सी बोल देता हूं मैं, दैट्स इट। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यानी हम ए से चले और वापस ए पर पहुंचे और सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, एक ये मीनिंग हुआ हमारा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितना आपने ईएमएफ अप्लाई कर रखे हैं, जितने भी ईएमएफ आपने अप्लाई कर रखे हैं किसी भी लूप में, बराबर होगा सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी कितने ईएमएफ आपने अप्लाई कर रखे हैं उन सब का सम कर दीजिए, बराबर करंट और रेजिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई है अलग अलग कंपोनेंट्स में। जैसे ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से पास होने वाला कितना करंट होगा उनको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से पास होने वाले करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सबको जोड़ दीजिए, तो हमारे पास जो टोटल सम है वो दोनों बराबर आएंगे। चलिए अब इसको अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। उसके लिए हमारे पास है साइन कन्वेंशंस। एक बात ध्यान दें, अभी मैं बता रहा हूं फॉर एनी क्लोज्ड लूप, हम सेकंड लॉ को जनरली क्लोज्ड लूप पर अप्लाई करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे ओपन लूप पर अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसे ओपन लूप में यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने ए से चलकर वापस ए तक पहुंचे तो हमने ऐसा लिखा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ए से ए तक पहुंचे, हो सकता है आप ए से शुरू करके और सी पर रुकना चाहें, तो फिर उसके लिए अलग तरीका है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लोज्ड लूप की बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस यानी हमें कब किस ईएमएफ को प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कब इस प्रोडक्ट को प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। जब कभी भी हम कोई लूप स्टडी करते हैं, जैसे ये हम ए से लेकर ए तक एक लूप स्टडी कर रहे हैं, तो आप चलिए ए से बी की तरफ या ए से सी की तरफ, वो हमारी मर्जी है। चलिए हम चलते हैं ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ जाते हुए हमारे पास सबसे पहले कौन आया? एक सेल। सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स। तो जितना ईएमएफ है उसे लिख लीजिए। हमने लिख लिया ईएमएफ ई वोल्ट्स में। अगर आप जिस तरफ चल रहे हैं बैटरी या सेल का नेगेटिव पहले आता है तो इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर पॉजिटिव पहले आता तो ये प्लस लेते। यानी अगर हम बी से ए जाते तो हम इसको प्लस ई लिखते, ए से बी जा रहे हैं तो हम इसे माइनस ई लिखेंगे। ध्यान दीजिए ये सिर्फ साइन कन्वेंशंस हैं, यानी कन्वेंशनली प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, इन सब बातों को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आप ए से बी तक पहुंचे, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है इस सेल का ईएमएफ। ओके, चलते हैं पॉइंट बी से सी तक। पॉइंट बी से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। जो रेजिस्टेंस R2 है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर रहा है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, एक्चुअल में पोटेंशियल कितना ड्रॉप करवा रहा है, वो होगा हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई। यानी अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखिए इन दोनों के बीच में एक वायर है, तो इस पॉइंट को मैं बी कह सकता हूं, क्योंकि ये एक जीरो रेजिस्टेंस वायर हम कंसीडर करते हैं।
तो बी और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई यानी I इंटू R2। और साइन कन्वेंशन, अब हमें क्या करना है, I इंटू R2 हमने लिख लिया, प्लस लेंगे या माइनस। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लेंगे प्लस, अगर आप करंट का उल्टा जाते तो आप लेते माइनस। अब आप सी से आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट सी है, यहां तक आप इसे सी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ए और सी के बीच में करंट किधर जा रहा है, सी से ए की तरफ। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, I इंटू R1। तो हम लिखेंगे I इंटू R1 प्लस या माइनस, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस। अब आप वापस पहुंच गए ए पर, यानी ए से ए तक पहुंच गए तो बराबर में 0। तो आपने क्या किया है, जितने भी ईएमएफ थे ए से लेकर ए तक यानी पूरी लूप में, आपने उन सब के अलजेब्रिक सम को 0 कर दिया है और आपको सिंपली इतना ही करना है। यानी किसी भी लूप में आपको किसी एक पॉइंट से शुरू होना है और उस पॉइंट से शुरू होकर जो भी कंपोनेंट पर हम पहुंचते हैं, अगर वो सेल या बैटरी है तो उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप एज इट इज ले लीजिए। प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है कैसे लेना है। और अगर रेजिस्टेंस है तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है, तो आप करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई ले लेंगे। तो ये हमने क्या किया है, किरचॉफ के दूसरे लॉ को अप्लाई किया है। दिस इज द वे हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ। हमारे पास एक और यहाँ पर सर्किट है। अब इस सर्किट की हम बात करते हैं। चलिए हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करते हैं ये है A, B, C, D, E और F। अब इसमें दो अलग अलग लूप बन रही हैं, एक ये ऊपर का हाफ पार्ट, एक नीचे का हाफ पार्ट, और अगर आप देखें तो ये आउटर लूप एक तीसरा लूप बन जाता है। चलिए बात करते हैं कि इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे। पहले अगर मैं ऊपर के रूल की बात करूं, ऊपर के लूप की बात करूं, आप A, B, C, F, A ये वाला लूप ले लेंगे लाइक दिस। A से शुरू होके वापस A तक, तो A, B, C, F, A ये हमारा लूप है। इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आपकी मर्जी है, आप A से B तक जाना चाह रहे हैं या इससे उल्टा जाना चाह रहे हैं। चलिए A से B की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया सेल, तो सेल का EMF है E1। प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, अगर इसका पहले प्लस आए तो प्लस, माइनस आता तो माइनस। तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो प्लस का E1, फिर आ गया रेजिस्टेंस। अब करंट की बात करते हैं, क्योंकि करंट अभी तक हमने लिया नहीं है। मान लीजिए यहां से कुछ करंट I1 शुरू होता है इस सेल से, और इस सेल से कुछ करंट I2 शुरू होता है, क्योंकि सेल के पॉजिटिव से हम करंट लीविंग शो करेंगे। तो ये I1 यहां से शुरू हुआ, I2, ये I1 यहां पहुंचा जंक्शन F पर, I2 भी पहुंचा, और दोनों जुड़कर I1 प्लस I2 जो करंट है वो इधर आ गया। ये फर्स्ट लो हमने यहां पर लगाया, दोनों जुड़े कैसे, फर्स्ट लो के अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहां से करंट C तक पहुंचा I1 प्लस I2, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया I1 और नीचे की तरफ चला गया I2। इज दैट क्लियर? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से करंट I1 तो निकल रहा है पॉइंट A से और इधर से कोई डिफरेंट करंट एंटर हो रहा है। जितना करंट इस ऊपर की ब्रांच में इधर से जा रहा है उतना ही ऊपर आएगा। तो इसलिए पॉइंट C से I1 करंट ऊपर गया और F से I1 करंट इधर एंटर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। A से B की तरफ हम जा रहे थे। सबसे पहले हमारे पास आया EMF E1, फिर आया करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर कितना करंट है, यहां पर करंट I1 आ रहा है, तो I1 और R1 की मल्टीप्लाई I1 R1। आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस। अब आप कहां पहुंच गए, B पॉइंट पर। सॉरी, आप उल्टी डायरेक्शन में हैं। देखिए, आप A से B जा रहे हैं और करंट B से A जा रहा है, इसलिए हमें माइनस लेना होगा क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। B से C के बीच में ना ही तो सेल है ना रेजिस्टेंस है, इसलिए यहां कुछ नहीं होगा। C से F के बीच में आ गया आपके पास R3, तो R3 की जगह आप क्या लिखेंगे, R3 को किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 प्लस I2, ये हमारे पास करंट है, मल्टीप्लाई करेंगे हम रेजिस्टेंस से, और क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं करंट के इसलिए माइनस, और अब आप वापस A पर पहुंच गए इसलिए इक्वल टू 0। तो ये तरीका है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाने का यानी अप्लाई करने का। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज रूल था। इसी प्रकार आप नीचे की लूप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम इधर अप्लाई करना चाहते हैं, F से लेकर C से होते हुए इधर वापस F की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा लूप कौन सा है, F C D E F।
तो चलिए यहाँ सबसे पहले आ गया करंट और रेजिस्टेंस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। I1 प्लस I2 करंट है, रेजिस्टेंस है R3, मल्टीप्लाई कर दिया। करंट की डायरेक्शन में है इसलिए आपने प्लस ले लिया। C से D के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कोई टर्म यूज नहीं करेंगे। D से E जाते हुए पहले आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है I2, तो I2 और R2 की मल्टीप्लाई, और क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस। फिर आया सेल, लेकिन माइनस पहले आ गया इसलिए माइनस का E2, फिर आप वापस F पर पहुंच गए यानी लूप क्लोज हो गया इसलिए बराबर में 0। तो इस प्रकार से हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, हम इसे क्यों लगाएं? अगर इस प्रकार से कोई भी सर्किट हमें दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताइए अलग अलग ब्रांचेस में से कितना करंट पास हो रहा है, यानी हमें I1 I2 फाइंड आउट करने हो, तो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है I1 और I2 और दो इक्वेशन है, आप उसको यूज करके और I1 I2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें दिया हुआ हो EMF दोनों और दोनों रेजिस्टेंस, यानी अगर इनकी वैल्यूज हमें पता है, सपोज करते हैं कि E1 जो है वो 5 वोल्ट है और E2 जो है वो 3 वोल्ट है, R1 जो है वो 2 ओम है और R2 जो है वो 4 ओम है, तो इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं तो I1 और I2 में दो इक्वेशंस बच जाएंगी। दोनों इक्वेशन में किसी एक से आप I1 या I2 में से कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये सब काम आप 10th क्लास में कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये था किरचॉफ्स लॉज क्या है और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने दोनों लॉज पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉज का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी इसका यूज करें, न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करें और इसका यूज करके कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें भी हम किरचॉफ्स लॉज का यूज करेंगे। तो चलिए, जब तक आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए आप एक बार इसे स्टडी करें, अपने नोट्स तैयार करें, घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।